मीरा की उंगलियां मिट्टी से नहीं, अपने सपनों से घड़े बनाती थी। वे मिट्टी के लोंदे को उठाती और चाक पर रखती, और देखते ही देखते मिट्टी आकार लेने लगती। हर घुमाव, हर दबाव एक कविता की तरह था। उसकी आंखें एक तपस्वी की तरह एकाग्र थीं, दुनिया की हर आवाज से बेपरवाह। वह एक ऐसा घड़ा बना रही थी जो सिर्फ पानी न रखे, बल्कि चांदनी को भी कैद कर ले। घड़ा लगभग पूरा हो चुका था। उसकी सतह चिकनी और आकार उत्तम था। लेकिन तभी मीरा की नजर एक जगह ठहर जाती है। एक बहुत ही मामूली, लगभग अदृश्य सी इम्परफेक्शन, एक निशान जो शायद किसी और को दिखता भी नहीं। उसकी सांस रुक जाती है। एकाग्रता टूटकर निराशा में बदल जाती है। एक पल की खामोशी के बाद, एक दबी हुई चीख के साथ, वो उस खूबसूरत घड़े को उठाकर जमीन पर पटक देती है। टूटे हुए टुकड़ों का ढेर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। उसका आंगन खाली था, एक भी घड़ा नहीं। क्यों? उसके झोंपड़े के अंदर एक अंधेरे कोने में एक चौकी पर एक चीज रखी थी। उसके मरहूम पिता का बनाया हुआ आखिरी गुलदान। उस पर सूरज की एक अकेली किरण ऐसे पड़ती थी जैसे आसमान खुद उसे श्रद्धांजलि दे रहा हो। उस गुलदान में कोई कमी नहीं थी। उसका आकार, उसकी चमक, उसका संतुलन, सब कुछ उत्तम था। मीरा रोज उसे देखती थी। यह उसके लिए सिर्फ एक गुलदान नहीं था, यह एक पैमाना था, एक आदर्श था जिसे उसे छूना था, जिसे उसे पार करना था। ये उसके पिता की विरासत थी, और उसे लगता था कि जब तक वह इससे बेहतर कुछ नहीं बना लेती, वह उस विरासत के काबिल नहीं है। ये गुलदान उसकी प्रेरणा भी था और उसकी जेल भी। वह उसे देखती और खुद से पूछती, क्या मैं कभी उनके जैसी बन पाऊंगी? ये सवाल उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभता था और उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता था। मिठीपुर का बाजार जीवन से भरपूर था। गंगा के किनारे बसे इस गांव में कुम्हारों की कला ही उनकी पहचान थी। बाजार में हर तरफ मिट्टी के बर्तन, दिए, सुराहियां और खिलौने सजे थे। काका, गांव के सबसे पुराने कुम्हार, अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे थे। उनके बनाए बर्तन शायद मीरा के पिता के गुलदान जैसे उत्तम नहीं थे। उनमें हाथ के निशान थे, कहीं रंग थोड़ा फीका था, लेकिन वे सब बिक रहे थे। लोग उन्हें खुशी खुशी खरीद रहे थे क्योंकि वे काम के थे, मजबूत थे और उनमें बनाने वाले के हाथ की गर्माहट थी। मीरा दूर से ये सब देखती थी। वह देखती कि कैसे एक औरत काका के बनाए मटके को ठोककर उसकी आवाज सुनती और संतुष्टि से मुस्कुराती। ये देख मीरा का दिल और भारी हो जाता। उसका हुनर इन सबसे बेहतर था, लेकिन उसकी दुकान खाली थी। वह इस भीड़ भरे बाजार में भी अकेली थी, अपनी ही बनाई संपूर्णता की दुनिया में कैद। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी रंग घुल रहा था, गांव के मुखिया ने चौपाल पर घोषणा की, सुनो गांव वालों, 1 महीने बाद ही पूस महीने की पूर्णिमा को पुष्कर का महान मेला लगने वाला है। हमारे गांव के कुम्हारों के लिए अपनी कला दिखाने का ये सबसे बड़ा अवसर है। हवा में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। सब कारीगर तैयारियों की बातें करने लगे, लेकिन मीरा के मन में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन फैसला किया, वो इस मेले में दर्जनों मामूली बर्तन लेकर नहीं जाएगी। नहीं, वो सिर्फ एक चीज लेकर जाएगी, एक शाहकार, एक ऐसा गुलदान जो उसके पिता के बनाए गुलदान को भी शर्मिंदा कर दे। एक ऐसी कलाकृति जिसे देखकर जमाना याद रखे कि मिठीपुर में एक कुम्हार थी जिसका नाम मीरा था। ये सिर्फ एक मेला नहीं था, ये उसकी परीक्षा थी, खुद को साबित करने का, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता। उस दिन के बाद मीरा ने खुद को अपने आंगन में कैद कर लिया। दिन और रात का फर्क मिट गया। उसकी दुनिया बस मिट्टी, पानी और चाक के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। वह काम करती, लगातार काम करती, लेकिन अब उसकी उंगलियों में वो पहले वाली सहजता नहीं थी। उस पर खुद को साबित करने का दबाव इतना हावी था कि उसके हाथ कांपने लगे थे। जो मिट्टी पहले उसके इशारों पर नाचती थी,
अब बगावत करने लगी थी। हर बार जब घड़ा लगभग पूरा होता, उसका कांपता हुआ हाथ एक गलती कर बैठता, एक छोटा सा दाग, एक मामूली सा टेढ़ापन, और मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। वह उसे तोड़ देती। टूटे हुए टुकड़ों का ढेर अब एक छोटे पहाड़ जैसा दिखने लगा था। जैसे जैसे ढेर बड़ा हो रहा था, मीरा का हौसला छोटा होता जा रहा था। संपूर्णता की खोज उसे धीरे धीरे खत्म कर रही थी। एक सुबह काका उसके आंगन में आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी शांत आंखें पहले मीरा के थके हुए चेहरे को, फिर उसके कांपते हाथों को, और आखिर में उस बड़े से टूटे हुए बर्तनों के ढेर को देखती रहीं। उस ढेर में एक भी पूरा बर्तन नहीं था, लेकिन हर टुकड़ा अपने आप में एक कहानी कह रहा था। एक कहानी हुनर और निराशा की। काका ने एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया, उसकी चिकनी सतह को महसूस किया और फिर उसे वापस रख दिया। उन्होंने मीरा को डांटा नहीं, कोई सलाह नहीं दी। उन्होंने बस एक गहरा सांस लिया और बड़ी नरमी से पूछा, बेटी, तुम घड़ा बना रही हो या आईना? मीरा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। आईना? ये कैसा सवाल था? वो समझ नहीं पाई। काका की आवाज शांत थी, लेकिन उनका सवाल मीरा के मन में गहरे उतर गया। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वह सच में मिट्टी में एक बर्तन खोज रही है या अपनी ही एक बेदाग छवि। काका उसके पास बैठ गए। उन्होंने गंगा की तरफ इशारा किया, जो गांव के पास से चुपचाप बह रही थी। मीरा, उस नदी को देखो, उन्होंने कहा। गंगा कभी एक शांत, उत्तम झील बनने की कोशिश नहीं करती। वो बहती है, अपने साथ मिट्टी ले जाती है, रास्ते में मुड़ती है, अपना रास्ता बदलती है, लेकिन अपने निरंतर बहाव में वह हर किसी को जीवन देती है। उसका मकसद उसके बहाव में है, उसकी स्थिरता में नहीं। मीरा चुपचाप नदी को देखती रही। काका ने आगे कहा, कला भी गंगा की तरह है बेटी। अगर तुम उसे एक जगह रोककर उत्तम बनाने की कोशिश करोगी, तो वो एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे बहने दोगी, अपनी गलतियों के साथ, अपनी कमियों के साथ, तो वो जीवन देगी। तुम्हारे हुनर का मकसद एक शाहकार बनाना नहीं, बल्कि बनाते रहना है, कर्म करते रहना। काका के शब्द पानी की तरह मीरा के सूखे मन पर बरस रहे थे, लेकिन अभी भी शक के पत्थर उन बूंदों को सोखने नहीं दे रहे थे। मेला अब सिर्फ एक हफ्ता दूर था। गांव में हर कोई अपने सबसे अच्छे बर्तन तैयार कर रहा था। मीरा पर अब नाउम्मीदी हावी हो रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छी मिट्टी का आखिरी लोंदा उठाया। बस ये आखिरी बार, उसने खुद से कहा। उसने अपनी सारी ताकत, सारा ध्यान उस एक घड़े पर लगा दिया। वो पहले से ज्यादा सावधान थी। उसकी सांसें रुकी हुई थी। घंटों की मेहनत के बाद एक लगभग उत्तम आकार उसके सामने था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे चाक से उठाने के लिए आखिरी स्पर्श दिया, मिट्टी की एक कमजोर नस चटक गई। घड़े की गर्दन पर एक पतली लेकिन गहरी दरार उभर आई। बस यही अंत था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही मिट्टी में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सारी मेहनत, सारे सपने उस दरार में समा गए थे। उसके रोने की आवाज सुनकर काका फिर आए। इस बार मीरा ने अपने दिल का सारा बोझ उनके सामने खाली कर दिया। काका, अगर मैं उनके जैसा उत्तम नहीं बन सकी, तो उनकी यादें मिट जाएंगी और मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ डर और दुख था। वो सिर्फ एक कुम्हार नहीं बनना चाहती थी, वो अपने महान पिता की परछाई से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसी परछाई में कहीं खो गई थी। काका ने उसे चुप कराया। फिर वो अंदर गए और एक मुट्ठी साधारण, मामूली सी मिट्टी लेकर आए। उन्होंने वो मिट्टी मीरा के हाथों में थमा दी। मेले को भूल जाओ, अपने पिता के गुलदान को भूल जाओ। मेरे लिए बस 10 छोटे छोटे दिए बनाओ। उन्हें उत्तम बनाने की कोशिश मत करना, बस उन्हें पूरा करने की कोशिश करना। ये चुनौती अजीब थी, लेकिन मीरा के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। थकी हारी,
और सब कुछ हार चुकी मीरा ने काका की बात मान ली। उसने चाक पर मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा। पहला दिया बनाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपनी आदत से मजबूर हर कमी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। दिया टेढ़ा मेढ़ा बना। उसने गहरी सांस ली और दूसरा बनाना शुरू किया। इस बार थोड़ा बेहतर था। तीसरे, चौथे, पांचवें दिए तक कुछ बदलने लगा। वह सोच नहीं रही थी, वह बस बना रही थी। उसके हाथों को अपनी पुरानी लय वापस मिल रही थी। 10वें दिए तक उसके चेहरे पर तनाव की जगह एक शांति थी। उसने चाक रोक दिया और उन 10 छोटे, मामूली और अपूर्ण दियों को एक कतार में रखा। उनमें से कोई भी उत्तम नहीं था, लेकिन वे सब पूरे थे। वे जलने के लिए तैयार थे। सालों बाद पहली बार मीरा को निराशा नहीं, बल्कि कुछ पूरा करने का एक शांत संतोष महसूस हुआ। उसने अपने तोड़े हुए शाहकारों के ढेर को देखा और फिर इन 10 साबुत दियों को। उस पल में वह काका का सबक समझ गई। कीमत नतीजे में नहीं, बनाने के अमल में थी। मेले का दिन आ गया। मिठीपुर के सारे कुम्हारों ने अपनी दुकानें सजा ली थी। मीरा की दुकान खाली नहीं थी, लेकिन वहाँ कोई एक शाहकार गुलदान नहीं था। उसकी जगह दुकान पर दर्जनों साधारण लेकिन मजबूत घड़े, कटोरे और 100 से ज्यादा छोटे छोटे दिए करीने से सजे थे। हर बर्तन पर बनाने वाले के हाथ के निशान थे। हर कोई थोड़ा अलग था, हर कोई ईमानदार था। शुरू में लोग बड़ी बड़ी दुकानों की तरफ गए, लेकिन जल्द ही भीड़ मीरा की दुकान पर जुटने लगी। उसके बर्तन खूबसूरत होने के साथ साथ काम के थे और सस्ते भी। एक बूढ़ी औरत ने एक प्याला उठाया। उसके किनारे पर मीरा के अंगूठे का एक हल्का सा निशान था। अरे वाह! वह मुस्कुराते हुए बोली, लगता है ये मेरे हाथ के लिए ही बना है। ये सुनकर जो मीरा पहले कमी पर शर्मिंदा हो जाती, आज वो वापस मुस्कुराई। उस दिन उसने कोई एक महंगी चीज नहीं बेची, लेकिन उसने अपने बनाए लगभग सारे बर्तन कई खुश ग्राहकों को बेच दिए। उस रात जब मीरा घर लौटी तो वो थकी हुई थी, लेकिन उसका दिल हल्का और खुश था। वह अपने झोंपड़े में गई और उस चौकी के पास खड़ी हो गई जहां उसके पिता का उत्तम गुलदान रखा था। वह उसे देखती रही, लेकिन आज उसकी आंखों में जलन या होड़ नहीं थी, बल्कि सम्मान और प्यार था। उसने अपनी कमाई से खरीदे तेल से अपने बनाए दियों में से एक सबसे अच्छा दिया भरा और उसे जलाया। फिर उसने उस छोटे, टिमटिमाते, अपूर्ण दिए को अपने पिता के महान, उत्तम गुलदान के ठीक बगल में रख दिया। छोटी सी लौ की रोशनी में दोनों चीजें चमक उठीं। एक महान कला का प्रतीक था और दूसरा जीवन की निरंतरता का। वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही विरासत के 2 हिस्से लग रहे थे। उस एक दिए की रोशनी ने मीरा के मन के सारे अंधेरे को मिटा दिया था। उसे अपने पिता की विरासत और अपनी यात्रा दोनों के साथ शांति मिल गई थी। कुछ हफ्ते बाद मीरा का आंगन बदल चुका था। वहाँ टूटे हुए टुकड़ों का ढेर नहीं था। उसकी जगह हर तरफ अलग अलग आकार के बर्तन थे, जो सूख रहे थे या पकने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था वहाँ गूंजती हंसी। गांव के कुछ बच्चे उसके चारों ओर बैठे थे और मीरा बड़े धैर्य के साथ उन्हें मिट्टी को आकार देना सिखा रही थी। एक बच्चे ने एक गोला बनाया जो लादू जैसा ज्यादा लग रहा था। मीरा उसे देखकर हंसी। उसने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसकी पीठ थपथपाई। उसका आंगन अब अकेले संघर्ष की जगह नहीं था, बल्कि सीखने, बांटने और खुशी खुशी कला को रचने का एक केंद्र बन गया था। उसने समझ लिया था कि असली विरासत एक उत्तम चीज बनाने में नहीं, बल्कि कला को जीवित रखने में है, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में है, चाहे वह कितना भी अपूर्ण क्यों न हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।